नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सवाल यही कि आखिर जो इंजीनियर मरा युवराज मेहता, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे और सवाल भी पूछेंगे उन जिम्मेदारों से जो जिम्मेदार हैं इस घटना के। लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम जानकारी आपको दे देते, जो खबर आ रही है नोएडा से। इंजीनियर मौत मामले में बड़ी खबर, जहां इंजीनियर की कार को पानी से निकाला गया है। एसडीआरएफ ने युवराज की कार को बाहर निकाल लिया है। क्रेन की मदद से कार को निकाला गया है। करीब 100 घंटे बाद यह कार निकाली गई है। शुक्रवार रात 12 बजे यह हादसा, और आज देखिए यह कार निकाली गई है। यानी आप समझिए कितना वक्त लग गया इस कार को निकालने में, और उस युवक को वक्त रहते मदद नहीं मिली। और शायद कहा जा रहा है कि अगर मदद मिलती तो युवराज बच सकता था। लेकिन यह कार जिसे निकालने के लिए इतना वक्त लग गया, उस गड्ढे से जो किसी मॉल के लिए खुदा हुआ था, बेसमेंट के लिए। आप जरा सोचिए सिस्टम हमारा क्या है कि भाई हम एक कार नहीं निकाल सकते हैं 100 घंटे से कम के वक्त में, तो फिर एक इंसान को हम कैसे बचा पाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि आखिर वक्त रहते युवराज को बचाया क्यों नहीं जा सका। सवाल ये कि क्या युवराज की मौत उस दुर्घटना से हुई, क्या मौत उस गड्ढे से में गिरने से हुई, या फिर मौत हुई लापरवाह सिस्टम से, सोई हुई सिस्टम की वजह से। यह सवाल है। रात 12 बजे हादसा हुआ शुक्रवार को, लेकिन 90 मिनट तक वो फ्लैश लाइट जलाकर चीखता रहा, बचाओ बचाओ, हेल्प, लेकिन नहीं हो पाया। और यही वो कार है जहां जिसके ऊपर चढ़कर आखिरी सांसें उस युवराज ने ली। उस युवक ने जो गुहार लगाता रहा ग्रेटर नोएडा में, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंच पाई। उसे बचाने कोई नहीं आ पाया, आया भी तो बिना सहारे के। तो देखिए, दिन भर की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने आखिरकार युवराज की कार को अब से थोड़ी देर पहले पानी से बाहर निकाला। जब कार निकालने की मशक्कत की जा रही थी, तब हमारे सहयोगी समीर आलम वहां मौजूद थे। एक रिपोर्ट उनकी दिखाते हैं आपको। नोएडा के सेक्टर 150 में अभी 3 दिन पहले इंजीनियर युवराज की इसी तालाब में गिरकर मौत हुई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एनडीआरएफ की तरफ से जारी था। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये वही गाड़ी है जिसमें इंजीनियर युवराज की जो है इस खाई में, तालाब में गिरकर मौत हुई थी। अब इस गाड़ी को लगभग आज सुबह 12 बजे एनडीआरएफ यहाँ पर पहुंची गई, जिसके बाद जो है अब रेस्क्यू करने के बाद इस गाड़ी को तालाब से बाहर निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पूरी फोर्स तैनात है, और लगातार जो है एनडीआरएफ की टीम जो है जब इस गाड़ी को निकालने की जो है प्रयास कर रही है, और बाद गाड़ी को निकाला गया है। तस्वीर में साफ देख सकते हैं, जो तस्वीर भारत एक्सप्रेस पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह आगे से पूरी तरह से डैमेज है। इसी गाड़ी के ऊपर बैठकर युवराज जो है अपनी जो है जान बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जो है जान नहीं बच पाई। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में दिया गया कुछ नई चीजें निकल कर सामने आती हैं। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। इंतजार, और उसके बाद समझिए कार निकलकर सामने। देखिए, यही वो गाड़ी है जिसमें युवराज गुरुग्राम से अपने घर ग्रेटर नोएडा लौट रहा था। उसी दौरान यह हादसा हुआ, और हादसा जब वो गड्ढे में गिरता है, उस गड्ढे में जो एक मॉल के बेसमेंट के लिए खुदा हुआ था, ना कोई बैरिकेडिंग, ना ही कोई बोर्ड लगा था। और युवराज जब गिरता है, वो अपने आप बचाने के लिए चिल्लाना शुरू करता है। गाड़ी धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी। युवराज को जान जाने का डर था। अपने पिता को फोन लगाता है युवराज, कहता पिता बचा लो, पापा मुझे बचा लो। उसके बाद डायल 100 में फोन जाता है, पुलिस पहुंचती है। 90 मिनट तक लगभग युवराज गाड़ी के ऊपर खड़े होकर मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके हेल्प हेल्प चिल्लाता रहता है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता है। थोड़ी देर बाद फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है। पुलिस पहुंचती है, एनडीआरएफ पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, लेकिन बिना बोट के, बिना उन संसाधनों के जिनके जरिए युवराज को बचाया जा सकता था। लेकिन युवराज बचा नहीं। युवराज काल के गाल में, उसी पानी में समा गया। युवराज को बचाया नहीं जा सका। हालांकि कहा यह जा रहा कि एक शख्स जो डिलीवरी बॉय था, वो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा, कोशिश भी की, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम रही। सवाल बहुत लाजमी है। सवाल ये
कि जिसे हम एनसीआर कहते हैं, दिल्ली एनसीआर, जहां बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें हैं, जहां विकास का दावा करते हैं, वहां एक गड्ढे में एक इंजीनियर की मौत हो जाती है। और बचाने के नाम पे क्या था? कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर ऐसी आपदा आ जाए, कोई बड़ी आपदा आ जाए, तो फौरन अगर हमें कुछ करना हो तो क्या यही पुलिस, यही एसडीआरएफ, क्या यही एनडीआरएफ वहां पहुंचेगी जिसके पास कुछ नहीं होता है, संसाधन का अभाव होता है? सवाल उस अथॉरिटी से भी है जिसने बड़े बड़े आदेश पारित किए, कई आदेशों को दरकिनार कर दिया। सिंचाई विभाग का भी आदेश था कि भाई उसी जगह पर आप बोर्ड लगाएं। पैसे, बजट की भी बात हो गई थी, तमाम चीजों का ऐलान भी किया गया, लेकिन अथॉरिटी ने किया कुछ नहीं। और देखिए, उसी लापरवाही ने आज इस युवक की, 27 साल के युवा युवराज की जान ले ली। वो गड्ढा दुश्मन नहीं था, युवराज के लिए मौत का कारण अथॉरिटी बनती है। वो सोता हुआ सिस्टम बनता है, लाचार सिस्टम बनता है, जिसने युवराज को उसके पिता के सामने कैसे पानी में डूबने पर मजबूर कर दिया। अब जरा समझिए, एक पिता कैसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देखता है, पानी में डूबता हुआ देखता है। पिता भागता हुआ पहुंचता है वहां, फोन लगाता है यहां वहां मदद की, गुहार लगाता है, पुलिस पहुंचती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम लोग पहुंचते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते युवराज को। युवराज धीरे धीरे उसी पानी में डूब जाता है। लेकिन ये सवाल उठ गया, पूरे देश में सवाल है, उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कुछ लोगों को सस्पेंड करके या फिर किसी का ट्रांसफर करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? सवाल यही है कि 27 साल के नवयुवक युवराज मेहता की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उसके शीर्ष नौकरशाह या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैठे अधिकारी जो रक्षक कम और भक्षक ज्यादा हैं, या फिर स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई की तरफ से दर्ज मुकदमों के आरोपी लोटस ग्रीन के वो प्रमोटर्स जो पहले ही अथॉरिटी में तैनात धुरंधरों के गठजोड़ से घोटाला कर चुके? हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप खुद तय करेंगे कि आखिर असली में जिम्मेदार कौन है। देखिए रिपोर्ट। नोएडा में 2 दिन पहले एक इंजीनियर युवराज मेहता काम पर गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उसकी अंतिम यात्रा की जमीन तैयार करा रखी थी। उस बिल्डर की साठगांठ से, जिसके खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है और जांच चल रही है, उस बिल्डर ने ऐसा गड्ढा खोदा जहां से वो बेचारा जिंदा ही नहीं लौट पाया। बेसमेंट के लिए खोदा गया एक गड्ढा और उसमें भरे पानी के साथ सिस्टम की घोर लापरवाही ने एक जिंदगी ही नहीं, उसके साथ जुड़े लोगों और उसके परिवार को कैसे तबाह कर दिया। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे की मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। और मीडिया के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सही मुद्दा और सही प्लेटफॉर्म पर उठाया ताकि सबों के संज्ञान में आया और उचित सुरक्षात्मक उपाय जो घटनास्थल है वहाँ भी किया गया है और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके भी उपाय किए जा रहे हैं। लगातार सर एनडीआरएफ की टीम गाड़ियां ढूंढ रही है जी। तो ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। एमपी सांसद खुद मिलने आए थे आपसे, क्या कुछ बातचीत हुई आपको लेके? उन्होंने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। प्रदेश सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम आईएएस को पद से हटा दिया है, लेकिन क्या इससे काल के ग्रास में समाई जिंदगी वापस लौट सकेगी?
क्या कोई ये वायदा कर सकता है कि निकम्मी नौकरशाही अब संवेदनशीलता के साथ काम करेगी? क्या ये आश्वासन मिल सकता है कि अथॉरिटी के जहरीले अजगर अब भ्रष्टाचार का दामन छोड़कर ईमानदारी से काम करेंगे? और यदि नहीं करेंगे तो वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल है कि किसने उसे उस गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया जो बिल्डर ने खुदवाया था और सुरक्षा के इंतजाम भी करने की जरूरत नहीं समझी। ये वही जगह है, यही बेसमेंट निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया था जहां युवराज ने अपनी जान गंवा दी। यहां न बैरिकेडिंग थी, न सेफ्टी बोर्ड और न जल निकासी की व्यवस्था। यह गड्ढा पानी से भर गया और इसी में एक इंजीनियर की डूबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन न बिल्डर ने सुना और न ही अथॉरिटी ने। अब सवाल साफ है, क्या बिना अनुमति बेसमेंट खुदा? क्या सुरक्षा मानकों का पालन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इसकी जानकारी थी? क्योंकि एक इंजीनियर की मौत सिर्फ हादसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जिम्मेदार है नियमों की ऐसी अनदेखी जिसका गुनहगार केवल बिल्डर नहीं बल्कि अथॉरिटी के वो नौकरशाह भी हैं जो राजनीतिक रसूख और नौकरशाही में पकड़ के कारण दोनों हाथों से माल बटोर रहे हैं। जिस जगह ये मौत हुई वो प्रोजेक्ट है लोटस ग्रीन का, वही कंपनी जिसका नाम पहले भी स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सामने आ चुका है और सीबीआई ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और दावा किया जा रहा है कि जांच अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स सिटी नीति के तहत खेल सुविधाएं विकसित होनी थी, लेकिन आरोप लगे कि नियमों को ताक पर रखकर रियल एस्टेट का खेल खेला गया। अगर यही कंपनी पहले भी सवालों में रही है तो फिर इसे बार बार छूट कैसे मिलती रही? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर आरोप है कि या तो उन्होंने निरीक्षण नहीं किया या फिर जानबूझकर अनदेखी की, क्योंकि अगर निरीक्षण होता तो शायद आज एक इंजीनियर जिंदा होता। कोर्ट पहले ही साफ कह चुका है कि अथॉरिटी मूक दर्शक नहीं बन सकती। न्यायालय ने कहा है कि शर्तें तय करने के साथ साथ उनकी निगरानी भी जरूरी है, लेकिन यहाँ तो निगरानी की ही नहीं गई, और वो भी तब जब कुछ महीने पहले कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की थी। तो क्या अथॉरिटी के सीईओ खुद को कोर्ट से भी बड़ा समझते थे, जो कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर दिया? क्या इसी आईएएस की लापरवाही की कीमत एक नवयुवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है? चीफ इंजीनियर मेरे डिवीजन है और उसके सहयोग में प्राधिकरण के टीम है, वहाँ हमारे जिलाधिकारी नोएडा है, पुलिस कमिश्नर नोएडा है और सभी लोग। तो अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई। अभी हम लोग घटना की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब पूरी घटना की तहकीकात कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष से माननीय शासन को अवगत कराएंगे। आज सवाल केवल लोटस ग्रीन से या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से नहीं है, सवाल उस सिस्टम से भी है जो तब जागता है जब मासूमों की जान चली जाती है। हाय तौबा होती है तबादले और निलंबन करके सख्त संदेश देने की कवायद को अंजाम। अंजाम दिया जाता है और संदेश दिया जाता है कि लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन क्या उसके बाद फिर से ऐसे ही हादसे नहीं होते? और हादसे भी वो जो मानवीय लापरवाही और नियमों को तिलांजलि देने के कारण जानलेवा साबित होते हैं। इसलिए भारत एक्सप्रेस बार बार ये सवाल उठा रहा है कि क्या उस इंजीनियर की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी या फिर इस गड्ढे से सिस्टम की सच्चाई बाहर आएगी।
क्योंकि ये तो साफ है कि नोएडा की अथॉरिटियां एक ऐसे खेल में शामिल हैं जिसमें बड़े नाम और बड़े चेहरे हर ऐसे काम को बेखौफ अंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं जिनका नियमों और कानून से कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो आवंटन से जुड़े घोटाले हों या बिल्डरों की मनमानी या यमुना खादर में बन रहे ऐसे फार्म हाउसों का माया जाल जहां एक ईंट भी लगाने की इजाजत नहीं है। और यह भी साफ है कि इसमें केवल कुछ इंजीनियर या अधिकारी शामिल नहीं होते, बल्कि ये एक ऐसा संगठित गिरोह है जो अथॉरिटी में तैनात सीईओ स्टार के नौकरशाहों के नेतृत्व में निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। क्योंकि यहां सरकार या राजनीतिक दल नहीं बल्कि संगठित गिरोह का शासन चलता है, और गिरोह भी ऐसी कि सरकार या कुर्सी बदलने से भी उसके कामकाज में कोई रुकावट नहीं आती। और ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि ये वो सच है जिसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको जानकारी होनी चाहिए जिस बिल्डर के खोदे हुए गड्ढे के पानी में मासूम इंजीनियर की मौत हुई, मौत का वो गड्ढा उसी लोटस ग्रीन कंपनी ने खोदा था जो आपकी जेब के करीब 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने में आरोपी है, जिसके शातिर प्रमोटर्स और निदेशकों ने नोएडा अथॉरिटी का दामन पहले भी दागदार करने का काम किया था। या यूं कहें कि अथॉरिटी के शातिरों ने इनसे गठजोड़ करके हजारों करोड़ के घोटाले की नींव तैयार की थी। फिलहाल कंपनी के शातिर सीबीआई के रडार पर हैं और एजेंसी इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे एफआईआर नंबर RC 219-2025E0003 के तहत जांच भी कर रही है। और जांच हो रही है धोखाधड़ी की, जालसाजी की, आपराधिक विश्वासघात की और भ्रष्टाचार के आरोपी। इसमें आरोपी है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर और नोएडा अथॉरिटी के ऐसे अज्ञात कर्मचारी जिनकी पहचान होने के बाद भी उनकी तलाश की नूरा कुश्ती चल रही है। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि लोटस ग्रीन के प्रमोटर्स ने योजना बनाकर महज 10% राशि देकर ही हजारों करोड़ रुपए की जमीन अपने कंपनियों के नाम आवंटित करा ली थी, जिसे पहले विभाजित कर और फिर उप विभाजित करने के बाद स्पोर्ट सिटी की पूरी जमीन कई छोटे बिल्डरों को बेचकर हजारों करोड़ रुपए की पूरी रकम हड़प ली गई। जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार इन्होंने आवंटन के बाद आवंटी कंपनी की शेयर होल्डिंग में बदलाव किया, जबकि स्कीम और ब्रोशर में इसकी अनुमति नहीं थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक इस काले खेल में इस्तेमाल की गई सभी कंपनियों के प्रमोटर निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी थे, जिन्होंने बड़े शातिर तरीके से साजिश रचकर नोएडा स्पोर्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए। भारत एक्सप्रेस ने जब दस्तावेजों की पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस हजारों करोड़ों के एक घोटाले का आरोपी निर्मल सिंह फिलहाल 7 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर है। जब निर्मल सिंह की कुंडली खंगाली गई तो मालूम चला कि ये शातिर पहले ही 190 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर रह चुका था। इसी तरह विदुर भारद्वाज 3 यूनिवर्सल डेवलपर्स में डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर रह चुका है। फिलहाल ये शातिर 14 कंपनियों में डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर है। रियल एस्टेट की दुनिया का ये शातिर खिलाड़ी 144 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है। अब बात करते हैं तीसरे आरोपी सुरप्रीत सिंह सूरी की। जी हां, सुरप्रीत सिंह सूरी फिलहाल 21 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर है। सुरप्रीत सिंह सूरी का बही खाता भी काफी लंबा है।
छानबीन करने पर मालूम चला कि सुरप्रीत सिंह सूरी 169 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है। तो ये था पूरा काला चिट्ठा, वो काला चिट्ठा जो युवराज की मौत के बाद सामने आया। लेकिन भारत एक्सप्रेस ने ठानी है कि युवराज के पिता को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलेगा भी। हमने भी कोशिश यही करी है कि युवराज के मौत से जुड़ी हर एक परत को आपके सामने लाएंगे। हर एक परत जो छुपी हुई है, वो लोग जो इसके पीछे छुपे हुए उनको भी सामने लाएंगे। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सुबोध जैन है, SIT हेड भारत एक्सप्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। संजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं DDRW के नोएडा के, हमारे साथ स्टूडियो में। सतीश कुमार डेहरी पूर्व चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता प्रमुख ICARS IIT रुड़की से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ हैं हमारे विशेष सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुबोध जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, युवराज की मौत मौत नहीं हत्या है और शायद सिस्टम की लापरवाही ने मारा उसे। क्या ऐसा है कि ऐसे कई और लोग हैं जो ऐसे सिस्टम में सोए पड़े और ऐसे मौत का इंतजार कर रहे हैं? देखिए अनूप, ये जो पूरा हादसा है ये स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो और बिल्डर, तीनों लोग एकजुट होकर जिम्मेवार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इसमें खुद से इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद लोकेश जो CEO थे उनको हटाया गया। इसके अलावा नौकरशाही की बड़ा खेल देखिए कि नौकरशाही जो बड़े बड़े कुर्सियों पर, बड़े ओहदों पर बैठी हुई है, उसने किसी भी अन्य अधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने दी है। बिल्कुल, इसमें जांच की कहानी चल रही है। आप भी इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैंने भी देखा है। दिल्ली और NCR जैसे शहर के अंदर जब बरसात होती है तो इलेक्ट्रिक पोल के साथ में हाथ लगने से, करंट लगने से लोगों की मौत हो जाती है। किसी गरीब मजदूर का बच्चा निर्माण स्थल पर डूबकर मर जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, लापरवाही का मुकदमा दर्ज होता है, बेल मिल जाती है, कहानी फिर उसी तरह चलती रहती है। क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो ये हादसा नहीं होता। आपको अगर जानकारी में हो तो मैं आपको बताने देना चाहूंगा कि जनवरी में पहले हफ्ते के अंदर ही इस जगह पर जिस इंजीनियर युवराज की मौत हुई है, मैं कहता हूं हत्या हुई है, उस जगह पर एक ट्रक का हादसा भी हुआ था। ट्रक को डिवाइडर से टकराया था बाउंड्री से और वो पानी में चला गया था। उसकी जान कुछ लोगों ने वहां बचाई थी। तो प्रशासन की नजरों में तो सारी चीजें तभी आ चुकी थी। जब दीवार डैमेज हुई थी तो उसको रिपेयर करने का और वहाँ साइन बोर्ड लगाने का जो काम है वो प्रशासन का है या फिर नोएडा अथॉरिटी का है। दोनों अपने काम में चूक गई। कल भी जब उस बेचारे ने, आप देखिए कि इससे दर्दनाक क्या हो सकता है कि एक 27 साल का युवक अपने पिता को फोन करके अपनी जान बचाने की गुहार लगाए। और उस वक्त जब वो मरने से पहले की वो कहानी है, वो पिता वहां पहुंचे और ऐसा लाचार होकर अपने बच्चे को, जवान बच्चे को काल के ग्रास में जाता हुआ देखता रहे। इससे दर्दनाक मुझे नहीं लगता किसी इंसान के जीवन में कोई पल आ सकता है। और वो क्यों हुआ? वहां पर फायर कर्मी वहां पहुंच चुके थे, SDRF की टीम वहां पहुंच रही थी, उनके पास सारे इक्विपमेंट थे, उनके पास रस्सियां थी, क्रेन थी, नाव थी, लेकिन कोई भी इंसान वहां उसको बचाने के लिए आगे नहीं आया। क्यों सुबोध जी? सवाल तो है कि आप वहां सिस्टम के साथ पहुंचते हैं तो आखिर बचा क्यों नहीं पाते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो लोग कोशिश करते तो शायद उस युवक की जान नहीं जाती। उस युवक की जान जाने के बाद में अभी भी एक सबसे बड़ी बात देखिएगा कि जिस फ्लिपकार्ट में जो कर्मचारी काम करता है उसने उसको बचाने की कोशिश की और वो बेचारा कामयाब नहीं हो पाया। कल उसने तमाम लोगों के सामने स्टेटमेंट दिया था कि इस पूरे हादसे के लिए प्रशासनिक अमला, फायर कर्मी, SDRF ये लोग जिम्मेवार हैं। और आज उसका एक बयान आ रहा है जिसके अंदर कोई और आदमी उसको शूट कर रहा है। वो बोल रहा है कि इन्होंने बड़ी कोशिशें की, इनका काम बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय था। तो इसका मतलब क्या है? एक आदमी अचानक से, जो आदमी अपनी जान खतरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो अचानक से ऐसे अपना बयान चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। और देखिए कई सवाल हैं सुबोध जी, उनका भी जवाब लेंगे। संजीव जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं DDRW के। संजीव जी, क्या बेसमेंट खुदता है? आप ऐसी जगह से हैं कि RW सारे आपके अंडर आते हैं, तो क्या कोई नियम कानून नहीं है कि इतने दिनों में आपको भरना है, इतने दिनों में काम कर लेना है, कोई चीजें भी रखनी हुआ? पूरे सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, नोएडा के अंदर में बहुत अच्छे सिस्टम है। ये नोएडा में लोग दिल्ली NCR से आके इसलिए बसते हैं क्योंकि एक प्लान सिटी है, पर प्लान सिटी के अंदर प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हम RWS फेडरेशंस के साथ में काम करते हैं, हम आए दिन देखते हैं हर एक सेक्टर के अंदरों में ऐसी तमाम चीज़ें आए दिन होती रहती है जिसको हम लोग इन्फॉर्म करते हैं फॉर्मली
अथॉरिटी को, पर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ सेक्टर 150 में, वहां के आसपास रहने वाली एओ ने, आरडब्ल्यूएस ने ये कंप्लेंट उनको पहले ही नोएडा अथॉरिटी को दी थी कि इससे समस्या है, इसको फिल कर दिया जाए। और कई बार इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पर सिस्टम जो है आंखें बंद करे बैठा रहता है। और विशेषकर मैं बात करूंगा नोएडा प्राधिकरण की। जो डॉक्टर साहब, जब ये हमारे डॉक्टर लोकेश जो हटे हैं, बहुत सारी आरडब्ल्यूएस, बहुत सारी फेडरेशन ने इसमें खुशियां मनाई हैं। हमारे आरडब्ल्यू फेडरेशन ग्रुप पे लोगों ने खुशी का इजहार किया है, क्योंकि इनके आने से सिस्टम बंद हो गया था, काम होने बंद हो गए थे, और ये फायदे और नुकसान की बातें ज्यादा करने लगे थे। सिस्टम जो होता है वो लोगों की उनको सहूलियत देने के लिए बना है। ये टैक्स पे ही जनता है जिनके पैसे से ये सब काम होते हैं। आप उसमें बिना सोचे समझे और उनकी जरूरत के हिसाब के बिना कार्य करते हैं। जो उनकी जरूरत के हिसाब के, जो उनकी जरूरत के काम है, उनको आप होल्ड कर देते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे और भी अगर पूरे नोएडा में देखेंगे, जैसी ये लेक बनी हुई है, जगह जगह है। मैं सेक्टर 51 को रिप्रेजेंट भी करता हूँ। आप देखेंगे वहां एक चिल्ड्रन पार्क है, वहां एक बॉडी लेक बनी हुई है पानी की। हर साल में वहां पे कोई ना कोई इंसिडेंस होता है। लास्ट टाइम एक बच्चा डूबते डूबते बचा था। 6 फीट करीब वो गहरा है, उसमें बरसात का पूरा पानी भर जाता है। हॉर्टिकल्चर विभाग के अंडर में आता है। नोएडा अथॉरिटी को लगातार कंप्लेंट करते हैं। यही सवाल है, क्योंकि कई बार कंप्लेन हुए, मुझे भी जानकारी मिली, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। सतीश कुमार डेरी हमारे साथ हैं, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर हैं दिल्ली के। सतीश जी, क्या ये सही है कि आप वहां पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि आप किसी की जान बचा पाए? इतनी दूर तो नहीं गया होगा कार, अगर एक्सीडेंट होने के बाद टकरा कर पानी में जा रहे, तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि बचाया जा सके किसी को। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब गाड़ी गिर गई जिसमें एक यंग इंजीनियर था और वो निकल के छत पे आ भी गया और फिर लोगों को चिल्लाता रहा, अपने बाप को कहता रहा मुझे यहाँ से निकाल लो, मेरी डेथ होने वाली है। फायर ब्रिगेड के पास सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ आग बुझाना नहीं है। हाउस कोलैप्स होता है तब भी जाना पड़ता है, अर्थक्वेक होता है तब भी जाना पड़ता है, फ्लड आता है तब भी जाना पड़ता है। हमारे दिल्ली फायर सर्विस के अंदर तो पूरा इंतजाम था, उनकी बोट तक हमने लोगों ने रखी हुई, ताकि कोई दिक्कत पड़े तो इमीडिएटली सारा सामान खुद ही इस्तेमाल करके रेस्क्यू कर लेते थे हम लोग। और यमुना में नॉर्मली बहुत से रेस्क्यू के काम हमको आता ही रहता था। कोई ना कोई डूब गया, कोई स्नान करने गया, वहाँ पैर फिसल गया, तो ये सब चीज़ों का प्रावधान होता है फायर ब्रिगेड के पास। अगर वो अपनी मौके पे पहुँच के और फिर ठंडे पानी की वजह से अंदर ना जाएं, तो उनकी कुताही है पूरी काम के ऊपर। इसीलिए तो कह रहे हैं सर कि सिस्टम ने मारा है, लापरवाही ने मारा है। राजकुमार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। चलिए, मैं वापस आऊंगा। प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी हमारे साथ, प्रमुख हैं आईकास के, आईआईटी रुड़की के। अनिल जी, आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब, ऐसी चीजों में आखिर कैसे जान बचाई जाए? आप उस जगह काम करते हैं, आप लोगों को बताते हैं रिस्क फैक्टर कैसे कम हो, एक्सीडेंट कैसे कम हो, तमाम चीजें, लेकिन यहां जो हुआ है वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जान जाने के लिए। देखिए, मेरे पहले जो वक्ताओं ने बात कही, पहली बात तो यही होती है कि इस तरह के खतरे ना हो। तो जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि इस एरिया को सुरक्षित नहीं किया गया। यहाँ पे इस तरह की घटना ही नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की स्थितियां और भी बहुत जगह हैं, अगर इस क्षेत्र में देखें, और पुराने वक्ताओं ने भी उसके उदाहरण भी दिए। तो ये आप देखेंगे जो बेसिक रूल्स है उसके वायलेशन में है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो सोशल कोहेसिवनेस है वो कहीं कम हो रहा है। लोग दूसरे की जान बचाने के लिए रिस्क लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। इवन जो एसडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंची, जो अग्निशमन के दल पहुंचे, लेकिन उनपे भी जो बाकी के दर्शक भी वो थे, वो भी प्रेशर नहीं बना पाए उस वक्त। उन्होंने भी वहां पे प्रेशर नहीं बनाया, वीडियो बनाई लेकिन प्रेशर नहीं बनाया। तीसरी बात मैं एक चीज ये भी बोलूंगा कि आज जो नए जनरेशन है, आप देखेंगे कि हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षण में कहीं भी सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस की कोई ट्रेनिंग नहीं है। खुद की लाइफ बचाने के लिए या दूसरी की लाइफ बचाने के लिए ये भी नहीं है। तो जो बच्चा था जिसकी जान गई, उसको भी सही ढंग से कोई प्रशिक्षण नहीं कि आप। दूसरी बात है, फॉग की अगर स्थिति है, उसे बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, ये भी हमारे यहाँ
एक घटना है ये, इस घटना में तो बहुत दुखद स्थिति है और जो हुआ उसमें बहुत लापरवाही है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं मैं जहां पर लोग प्रोफेसर साहब आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि हम ये फोन इन प्रोग्राम भी कर रहे हैं। अशोक जी झाबुआ मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, दोबारा हो सकता है करें कॉल। मैं कोशिश करूंगा उनके सवाल लूं और आप लोगों से जवाब भी लूंगा, लेकिन फायर डिपार्टमेंट यहां बहुत अहम रोल निभाता है। क्या काम है, एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में कैसे फेल हो गए सब। यहाँ यानी घटनास्थल का जो लोकेशन है उससे फायर डिपार्टमेंट कितनी दूरी पर है, आज हम आपको दिखाते हैं कि अगर वो यहाँ पर आते तो कितना समय लगता, कितने मिनट लगते। तो जो घटना स्थल है वहां से हमने महज 15 मिनट में, उस समय जब लोग अपने दफ्तरों से अपने घर की तरफ आते हैं, उस दौर में, उस समय हमने महज 15 मिनट में घटनास्थल से फायर का जो स्टेशन ऑफिस है यहाँ की दूरी तय कर ली। इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये फायर का ऑफिस है और यहाँ से पहुंचने में आखिर 2.5 घंटे कैसे लग गए। आइए अब हम अंदर चलते हैं और हमें जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो डायरी है उसमें क्या लिखा हुआ है। ये नॉलेज पार्क जो है वो फायर स्टेशन है यहाँ पर, और जितने बजे कॉल हुई थी वो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इस समय एमडीटी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 150 में कार नदी में गिर गई है, सहायतार्थ घटनास्थल के लिए गाड़ी रवाना करें, सूचना पर अमल किया गया। यहाँ से पहुंचने का क्या टाइम है? अगर घटनास्थल पर कहें पहुंचने के लिए तो क्या टाइम है? सर हमारी गाड़ी यहाँ 7 पर रवाना, यानी 1 मिनट बाद, जस्ट 1 मिनट बाद रवाना, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, रवानगी हो गई। ये देखिए आपने साफ तौर पे ये समझ लिया होगा कि किस तरीके से राम भरोसे चीजें चल रही हैं। इस रजिस्टर के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मात्र जो है 10 मिनट में ही गाड़ी पहुंच गई होगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी अगर रेस्क्यू नहीं किया जाए तो सवाल उठता है कि जब सरकार ने इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, गाड़ियां हैं और लाइफ जैकेट्स हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए ये बड़ा सवाल है जो देवनाथ ने रिपोर्ट देखा है, उस रिपोर्ट के जरिए हम समझ सकते हैं कि भाई सारी चीजें सही होती है पेपर में लेकिन अमल नहीं होता। देवनाथ हमारे साथ जुड़े। देवनाथ, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई और बताने की कोशिश की कि अगर वक्त पे तमाम चीजें पहुंचती, पेपर में तो है लेकिन वहां नहीं थी, शायद युवराज बच सकता था। देवनाथ, देखिए अनूप, एक बहुत बड़ी बात ये कह रहा हूं कि जो नोएडा के फायर अफसर थे उन्होंने लाइफ जैकेट तो पहनी लेकिन हौसले का जैकेट अपने घर छोड़ गए। इनके पास हौसला नहीं था पानी में उतरने का, एक बच्चे को, एक इंजीनियर को बचाने का। और यही वजह है कि सवाल उठ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आप जरा सोचिए कि जब आप महज 10 मिनट की दूरी पर जा करके वहां पर खड़े होकर के तमाशा देखते हैं और आप पर जिम्मेदारी है, आप पर जवाबदेही है किसी को बचाने की। आप इसी का पैसा लेते हैं। सरकार ने आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, तमाम सारे लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, गाड़ियां हैं, और उसके बावजूद आप लोकेशन पर जाते हैं और तमाशबीन बन जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है? और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जिस फायर पर आग बुझाने के अलावा आपदा में भी उनका इस्तेमाल। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हरियाणा से हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं रमेश जींद हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी बताएं रमेश जी। और यही मैं सूरजपुर फेज 2 में नौकरी करता हूँ, 39 में जी, ग्रेटर नोएडा के जी। ये जो एनडीआरएफ के जवान थे, इनके पास सेफ्टी भी थी, सभी कुछ होता है। इतनी देर में अगर हमने हजारों की जनसंख्या में जो ऐसे फ्लड आ गई थी 95 में, कुआ 100-150 फुट नीचे था, बगैर जैकेट के हमने लोगों को बचा लिया। और ये बिल्कुल अफसर इसकी एनडीआरएफ की है, बिल्कुल लापरवाही है। सही पूछो तो पुलिस और एनडीआरएफ प्रशासन ने इस इंजीनियर को दबो दिया। इनके विरुद्ध ये सस्पेंड से काम नहीं करता, चलेगा। इसका सख्त से सख्त विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। रिपब्लिक भारत अगर ये मुद्दा नहीं उठाता तो ऐसे फाइल बंद हो जाएगी। इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल प्रशासन ने इसको, इंजीनियर को दबो दिया है। रमेश जी, हम इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं
कि भाई जो युवराज जिसकी मौत हुई उसके पिता को इंसाफ मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए तमाम लोग हैं जो फोन कॉल पर बात करके हमें अपनी राय बता रहे हैं। मैं सुबोध जी आपके पास आऊंगा। क्या एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, हटा दिया गया, क्या जिम्मेदारी तय हो गई कि बहुत सारे लोग हैं अथॉरिटी में या फिर हैं सिस्टम में जिन पर अब भी एक्शन होना बाकी है? देखिए अनूप, अब इस पूरे घटनाक्रम का अगर विश्लेषण करते हैं तो बिल्डर जिम्मेवार है, इसलिए कि उसने अपने प्रमाइसिस के अंदर गड्ढा खोदा। अपने प्रमाइसिस में गड्ढा खोदा, वहाँ पानी भर गया, बरसात का भरा, नाले का भरा, जो भी भरा, लेकिन वो एक प्राइवेट प्रमाइसिस है। उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो दीवार थी जो प्रशासन ने बनानी थी, वो दीवार टूट गई, उसकी रिपेयर प्रशासन ने करनी थी। बिल्कुल। तो जाने का रास्ता मिला प्रशासन की जगह से, प्रशासन की लापरवाही से। तो बिल्डर को आपने अरेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक किसी अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप नोएडा के सीईओ को आपने सस्पेंड कर दिया, उनको बैठा दिया आपने प्रतीक्षा सूची में। क्या कोई नीचे इंजीनियर था, आपने उसको उठा के टर्मिनेट कर दिया? कोई वहाँ जीएम नहीं रहा होगा, कोई मैनेजर नहीं रहा होगा, कोई डायरेक्टर या वहाँ सेक्रेटरी नहीं रहा होगा? किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? पार्टी बनाया आपने, लोटस ग्रीन को बनाया और एमजे विस्ट टाउन को बनाया। और सुबोध जी, ये वो लोग हैं जिनके रडार सीबीआई के रडार पर हैं, पहले भी घोटाला कर चुके, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी सोया रहता है। मैं आपको पैसे कमाने को। सुबोध जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि संजीव जी फायर ब्रिगेड को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात मैं सुन रहा था। संजीव जी, जो रिपोर्ट हमने दिखाई, आप मानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही वहां भी हुई है? इस सिलसिले में अगर देखेंगे तो विल पावर की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति होती, अगर आदमी ये सोच के चले कि मेरा बच्चा डूब रहा है तो किस परिस्थिति में भागेगा, वो हर एक आदमी में उस जज्बे से काम होना चाहिए। जो फायर की बात कर रहे हैं, हमने इस शहर के अंदर में ऐसी घटनाएं भी देखी कि फायर टेंडर पहुंच गया है, फायर एक्सटिंग्विशर खोले हैं, उन्होंने होज पकड़ के पानी खोला है तो फायर टेंडर के अंदर पानी नहीं था। तो ऐसी घटनाएं भी यहाँ होती है। तो ये जो 365 दिन में से 364 दिन तैयार रहना है, एक दिन एक घटना का आएगा, तो उस दिन भी अगर आप काम नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा ऐसे सिस्टम का और ऐसी टीम का? तो जो भी ये अधिकारी जो फायर वाले थे, जो एनडीआरएफ थी और एसडीआरएफ जो भी पहुंची थी वहां पे, वो बाहर रह करके ही काम करते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, जबकि एक लोकल बच्चा डिलीवरी बॉय उस पानी के अंदर जाकर के यही तो हिम्मत थी। संजीव जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक और कॉलर हमारे साथ सुकरन स्वामी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सुकरन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुकरन हाँ जी सर, ये जितने गए हैं 112 वाले या फायर वाले जी, ये सब बिना ट्रेनिंग के लोग हैं। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये लोग बिना पैसे दे के पास हुए हैं, ये सर लगे हुए हैं जेडे। नहीं तो एक आम आदमी तिर के चला जाता है इस खड्डे में। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि बिना ट्रेनिंग, जो संजीव जी आप कह रहे थे वही बात हमारे ये कॉलर भी कह रहे हैं। लेकिन मैं सतीश जी मैं आपके पास आऊंगा, सतीश कुमार डेरी जो पूर्व फायर चीफ ऑफिसर हैं। सतीश जी, ऐसा है कि आप जज्बे से पीछे हट जाते हैं, आप जहां जाते हैं आपका काम है लोगों की जान बचाना और आप वहीं बचाने की कोशिश नहीं करते हैं? ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी कमिटमेंट होती है टुवर्ड दी सर्विसेज टू दी कम्युनिटी। तो अगर फायर ब्रिगेड वाला वहां जाके खड़ा ही होएगा तो उसको लाने की जरूरत क्या है? सारा साल तो उसको तनख्वाह दी जाती है, जाहिर है, और जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन वो ठंड की वजह से अंदर ना घुसे। ये कैसे हो सकता है? ऐसे हालत में तो उसको सबको सस्पेंड करना चाहिए। दिल्ली में ऐसा ही हुआ था, उपहार ट्रेजेडी के अंदर कुछ लोग 57 लोग मर गए थे, लेकिन उन 57 के मरने के बाद फायर ब्रिगेड के लोग भी जो थे उनको सस्पेंड किया और उनको सजा हुई, और इसी तरीके से बाकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों को भी सजा हुई। तो इसलिए ये कहना कि कोई कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट के बगैर तो कोई सर्विस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतने कमिटेड होने चाहिए कि जो आदमी अंदर गिरा हुआ है उनको ये महसूस होना चाहिए मेरा भाई है या मेरा बेटा है, उस तरीके से उसको संभालेंगे तो बच्चा निकल जाता था वहां से। देखिए एक और कॉलर हमारे साथ है, सहारनपुर से राजा राम जी हैं। राजा राम जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल सर, हेलो सर जी बोलिए। हाँ हाँ, क्या एक आम आदमी जो है वहाँ पे पहुँच सकता है, लेकिन जो है कोई जो इंटेलिजेंस लोग हैं जिन्होंने इतना ट्रेनिंग ले रखी है उनका कोई वो नहीं है। मैं एक नाविक हूँ, मल्लाह हूँ, और मुझे भी जो 0 डिग्री के टेम्परेचर पे भी तैरने का वो है, लेकिन जो है जितने लोगों ने वो नहीं किया। सीओ को केवल सस्पेंड करने का क्या है? 1 to all, एक नीचे से लेकर के ऊपर वालों पे मौत की FIR दर्ज होनी चाहिए, इन पे मर्डर का केस लगना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल राजा राम जी, समझे। बहुत बहुत सही बात कही आपने। और देखिए अपनी राय रख रहे हैं, ऐसे लोगों को भर्ती होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं एक बार अनिल गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, क्या ऐसे चीजों में कैसे बचे आदमी? क्या एहतियातन क्या कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए? अगर ऐसा हो गया, क्या कार्रवाई हो सकती है फिर? बिल्कुल हो सकती है। और जैसा सभी जो वक्ता हैं ये बात कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, एक ही वर्ड अगर हम ले, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट का रोल ऑलरेडी असाइंड होता है, और जब वो स्थिति आती है उस समय अगर उन्होंने वो काम नहीं किया, इसका मतलब है कि फिर वो बाकी साल भर भी काम नहीं करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और ये एक घटना है जो अभी प्रकाश में आई, ऐसी घटनाएं और भी होती रहती हैं। बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं तो कई बार प्रकाश में भी नहीं आती हैं। इस बात को भी बहुत हमें समझना चाहिए। और ये इस बार की घटना नहीं है, हर साल ऐसी एक दो घटनाएं होती रहती हैं। जरूरी नहीं कि समय जान गई हो, लेकिन अंग भंग और इस तरह की स्थितियां बहुत होती हैं। इस पे कोई एनालिसिस नहीं होता है। देखिए, कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, उसका एक तरीका होता है कि उसको एनालिसिस करें। अभी यहाँ पे जैसे हम 4-5 विशेषज्ञ या 4-5 लोग बात कर रहे हैं, में जो घटना स्थल पे जो थे या जिन लोगों ने वहां पे वो काम नहीं किया, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से नहीं किया। क्या उनमें प्रशिक्षण की कमी थी, या आत्मशक्ति की कमी थी, या उन्हें किस बात का डर था, असली वजह क्या थी। प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में हमें नॉलेज होता है, लेकिन अगर हम प्रशिक्षित नहीं हैं किसी भी स्थिति में हैंडल करने के लिए, किसी भी स्थिति में तत्पर कदम उठाने के लिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति में हम कहते हैं कि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और इस तरह 90 मिनट मिले थे, 90 मिनट से ज्यादा का वक्त मिला था। बहुत ज्यादा समय था। और इतना भी टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि आप लद्दाख में देखें, वहां जब ऐसी स्थितियां होती, सियाचिन में देखें तो ऐसी स्थितियां होती, तो क्या वहां पे लोग इस तरह की अपनी कार्रवाई नहीं करते? देवनाथ भी हमारे साथ लगातार जुड़े, आप ग्राउंड पर हैं देवनाथ। जो चीजें जो हम बता रहे हैं, जो लोग एक एक परतें हम खोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वहां से कहीं ना कहीं ये कहना आसान है कि युवराज सिर्फ मरा नहीं है, उसकी हत्या हुई है। हत्या सिस्टम ने की है, लाचार लापरवाह सिस्टम ने की है। लेकिन क्या कुछ लोगों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति की जा रही है? देव, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है अनूप। पहली बात यह कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ा मामला यह है, बड़ी बात यह है कि जिस सीएफओ के जिम्मे पूरा नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यानी गौतम बुद्ध नगर है, उनको ट्रेनिंग भी नहीं उन्होंने किया इस चीज की, यानी फायर की ट्रेनिंग भी उन्होंने नहीं किया, जो जानकारी मेरे पास आ रही है। अभी ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो बड़ी जानकारी यह है कि सीएफओ जिस पर जिम्मेदारी थी वो ट्रेनिंग भी नहीं करते हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग के वो सीएफओ हैं। लेकिन एक आम आदमी की बात सोचिए, जो सड़क पर चल रहे हैं, उन लोगों को बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी कि आखिर अफसर क्यों खड़े रहे। मैं बात करता हूं, बताइए आपको क्या तकलीफ है? अफसर वहां थे, एक डूबते हुए को देखते रहे। सर, मेरे को जितना पता लगा, मैं ये जानता हूँ कि हाँ, अगर जिसका फादर सामने खड़ा है और सामने फोर्स खड़ी है और फिर भी बचा नहीं पाई उस बच्चे को, ठीक है, 27 साल का लड़का, मेरा भी 28 साल का लड़का है, तो मैं अगर उस जगह पे आप खड़ा होकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार क्या उस फादर के ऊपर बीती होगी कि मेरा बेटा मर रहा है सामने और कोई बचा नहीं रहा, और फोर्स कह रही है अरे पानी ठंडा है, अरे ये ठंडा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बिल्कुल। और एक लाइन जरूर मैं कहूंगा, चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदि है, बस्ती मत कहना इसको, ये मुर्दों की आबादी है, इनको होने का एहसास दिला दो, भीख न दो, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है। मुंसिफ के दरबार की शायद रस्म इन्हें मालूम नहीं, खाली हाथ चले आते हैं, ये कैसे फरियादी हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नोएडा प्राधिकरण भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। और आप जो सवाल उठा रहे हैं, जज श्याम सुंदर दास हमारे साथ जुड़े। श्याम सुंदर जी ग्वालियर से। देव, वापस आऊंगा आपके पास, एक कॉलर है। श्याम सुंदर जी, अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, हेलो जी, बोलिए, अपनी राय रखिए। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जानवर भी रात में अगर कहीं फंसा है पानी में, तो उसको भी बचाने के लिए कितनी भी सर्दी हो, उसको भी बचाने के लिए मैं कूद सकता हूँ। ये तो इंसान है, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये सर्विस कर रहा है, किस चीज के पैसा ले रहा है जी? हम तो कोई सर्विस नहीं कर रहा है, हमको तो कोई पुकारता है, हम नदी के उस तरफ खड़े हैं, हमको नदी पार करवा दो, तो रात के जाते, चाहे सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो,
यार बाढ़ चल रही हो नदी में, बाढ़ तब भी कूदते हैं, हम पे तो कोई सुविधा भी नहीं है, हम तो ऐसे ही तैर के कूद के जाते हैं। यही तो इंसानियत है श्याम सुंदर जी, यही इंसानियत है जो नहीं दिखाई जो लोग वहां पहुंचे थे। मैं सुबोध जी आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, तमाम कॉलर एक ही सवाल कह रहे हैं कि भाई ठंड हो, रात हो, दिन हो, कभी भी हो, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको निभानी चाहिए थी, और जिम्मेदारी से यहां लोग पीछे हट गए। तो मरा नहीं है राजकुमार, मारा गया है युवराज। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ये बेसिकली ये कोई हादसा नहीं है, एक दुर्घटना हुई थी जिसके अंदर उस बच्चे को बचाया जा सकता था, और ये प्रशासनिक निकम्मापन जो है, निष्क्रियता जो है, उसके कारण हुई एक मौत है जिसको हम हत्या की श्रेणी में भी रख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस मामले के अंदर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं लीपापोती है सुबोध जी, बिल्कुल लीपापोती होनी है। आप भी यहीं पर और मैं भी यहीं हूं, देख लीजिएगा नतीजा आप। 2011-12 के बाद में लोहिया स्पोर्ट्स सिटी वाला जो इशू आया था, ये प्लॉट उसी स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली 3C डेवलपर्स को अलॉट हुआ था, जिसने अथॉरिटी का बकाया पैसा नहीं दिया, और उसके बावजूद उसने वो लोटस ग्रीन को ट्रांसफर कर दी लैंड। जब आपके ऊपर सरकार का पैसा बकाया तो आप लैंड तीसरे आदमी को कैसे बेच सकते हैं? लोटस ग्रीन ने उठा के MJ जो विस टाउन कंपनी है उसको ये लैंड ट्रांसफर कर दी। 2011-12 से लेकर अभी तक जितने CEO आए हैं उनमें से तमाम CEO इस पूरे घोटाले के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। सवाल ये उठता है कि सरकारी लैंड थी जिसका पैसा आपको नहीं आया है, वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। CBI को सुबोध जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सनत कुमार छत्तीसगढ़ से कॉलर जुड़े हैं। सनत जी, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ बहुत दुख लग रहा है। जो बचाने गए थे तो सर बिना ट्रेनिंग के गए थे कि ऐसे गए थे? ऐसी भी लगा है। बिल्कुल देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे। देखिए कॉलर तमाम अपने अपने सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ये भी कि जो बचाने गए थे वो बिना ट्रेनिंग के गए थे या फिर उनको मरने देने के लिए छोड़ दिया गया युवराज को वहां पर आंखों के सामने। रविंद्र पूरे हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे सवाल करते हैं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे इस मौत पर आप? सर, जो ये सस्पेंड किए है ना जी, ये सस्पेंड करने का क्या मतलब हुआ? इसको तो टर्मिनेट करके इन पर केस चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। करके केस चलना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ सस्पेंड करने का? 2 महीने बाद ये फिर बहाल हो जाएंगे, फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। मरने वाला तो बढ़ गया। बिल्कुल, जिम्मेदार तो ये भी है। सवाल हम यही उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार ये लोग भी हैं, कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव जी, ऐसा नहीं लगता कि इस सिस्टम ने, इस करप्शन में मारा है युवराज को? क्योंकि कहा जाता है कि अथॉरिटी में जो जाता है पैसे कमाने के लिए जाता है, और कुछ सालों की पोस्टिंग में वो लखपति करोड़पति बन जाता है। बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पैसा बहुत कमा लिया, इस मौत से सबक लेने की आवश्यकता है। अभी तक जो नहीं हो रहा था उसके उलट में प्राधिकरण को काम करना चाहिए। बहुत गलत हुआ, बहुत परेशान है शहर की जनता, देश के सभी लोग इस घटना से टूट गए हैं, और जो भी लोग प्राधिकरण के इसमें दोषी है उन पर एक्शन होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। उनको टर्मिनेट नहीं, उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए आप, क्योंकि जिम्मेदार सबको ही है, जो वहां मौजूद थे, जो नहीं थे, जो अथॉरिटी के लोग, वो भी जिम्मेदार है उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अंदर पुलिस केस रजिस्टर्ड होना चाहिए अगेंस्ट ऑल द क्रू मेंबर हु हैड गॉन टू फाइट द फायर, यू नो, टू रेस्क्यू द बॉय, यू नो। जितने लोग गए थे उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च होनी चाहिए, और जुडिशरी जब अपना काम करेगी तो अपने आप ही सबको समझ जाएगी। देखिए लगातार कॉलर हमें कॉल भी कर, हरियाणा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, हेलो जी, बोलिए, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिस्टम लेके, सिस्टम तो बहुत बड़ा है। वहाँ जो मौके पे हाजिर थे, जिनको जान बचाने की ड्यूटी थी, तनख्वाह मिलती थी, वो उन लोगों ने पानी को टच करने की भी कोशिश नहीं की। उनकी सर्विस डिसमिस हो और मर्डर का केस, मुकदमा दर्ज हो। हम भी यही चाहते हैं सर कि एक्शन हो, और एक्शन होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए युवराज के पिता को। देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ, आपके साथ वो शख्स भी खड़े हैं, लगातार वो सड़क से जा रहे थे। हमें हैरानी हो रही है कि लोग संवेदनशील हैं, लेकिन सरकार या फिर जो सिस्टम के लोग हैं वो नहीं दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो?
बिल्कुल, जो उस रात की सुबह अभी तक नहीं हुई है, जाहिर सी बात है कि तमाम गुस्सा है, लोग बात करना चाहते हैं, ये बहुत देर से खड़े हैं, चाहते कर। आप ये बताइए, उस पिता की बेबसी लाचारी पर अब क्या दो शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा कि जिसके जो बाप है उसके सामने उसका बेटा मर रहा है, सामने दिख रहा है, और साथ में जो फोर्स खड़ी है वो हेल्प ही नहीं कर सकती, तो उसको उस फोर्स का फायदा क्या? मेरे हिसाब से जितने भी उस जगह में खड़े थे, जो भी दे ऑल शुड बी सस्पेंडेड, उनकी नौकरियां खत्म होनी चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए कि आपने एक जवान मौत मार दी। अनूप, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से, बहुत जरूरी ये है कि आज हमने महसूस किया कि कोई भी अफसर जो इसके लिए जिम्मेदार है उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। नहीं निभाई देवनाथ, और एक्शन होना चाहिए। हमारे साथ पैनल में जितने लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। कॉलर जो जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से, वो कह रहे हैं एक्शन होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि एक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जो तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे हैं। तो युवराज के पिता को इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ एक बिल्डर को गिरफ्तार करके खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों का ट्रांसफर करके या फिर उनको सस्पेंड करके खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़े हर एक इंसान जो इससे जुड़ा हुआ है, जो लापरवाही है, जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।